वो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने सिलेबस के सबसे आखिरी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, चूंकि हमने पहले चैप्टर से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, तो अब ये जो हमारा आखिरी चैप्टर है, अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा ये जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहाँ पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में। किसी तरीके के पेमेंट के लिए आपको नहीं बोला जाता, ना ही कोई हिडन चार्जेस हैं जो आपको पे करने होते हैं। सारे वीडियोस बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल हैं, आप इनको देख करके एग्जामिनेशन में रॉक कर सकते हैं। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बिल्कुल ही फ्रेश चैप्टर, दैट इज की चैप्टर नंबर 16। ये हमारे सिलेबस का सबसे आखिरी चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने इसी चैप्टर से इसके माइंड मैप को, एक ऐसा लेक्चर जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एक सिंगल वीडियो में हम इस चैप्टर के पहले पॉइंट से लेकर के आखिरी पॉइंट तक चलेंगे, क्विक रिवीजन जो होता है वो करने वाले हैं और फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, क्या क्या हमें देखना है, इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। तो उम्मीद है कि अभी तक किए गए 15 के 15 चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है आपके मन में, अगर है तो आप उससे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और ये लास्ट चैप्टर, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं कि भाई इन्वायरमेंटल इश्यूज में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट की इश्यूज को कंसीडर करना शुरू करते हैं, तो जैसा कि हमने अपने इस वाले यूनिट में इकोलॉजी में हमने देखा है, जाना है, समझा है बहुत सारी चीज़ों को। बढ़ती आबादी के कारण घटता फॉरेस्ट का पार्ट, जिसके कारण फॉरेस्ट जो है उसका कमना, एज अ रिजल्ट हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का परसेंट जो है उसका बढ़ना, फॉरेस्ट का और कटना ताकि हम फुलफिल कर सके इस पॉपुलेशन के डिमांड को, जो फूड का डिमांड है उसको। साथ साथ हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना, ह्यूमंस की सारी एक्टिविटीज़ के कारण हमारा ये धरती धीरे धीरे पॉल्यूट होता जा रहा है। हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के कारण हम जो पानी का यूज़ करते हैं, एज अ रिजल्ट जो है कि हम वेस्ट वाटर को भी रिलीज़ करते हैं। तो इस वेस्ट वाटर के रिलीज़ होने से बहुत सारे वाटर बॉडीज़ ऐसे हैं जो पॉल्यूट होते जा रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि साइंस आगे बढ़ता जा रहा है, मोटर व्हीकल्स हमारे रोड पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया जाना, उसके जैसे कि जो भी व्हीकल्स हैं उसमें हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं उनके फ्यूल के रूप में। तो कहने का मतलब है डीजल्स का यूज किया जाना, पेट्रोल्स का यूज किया जाना, जिसमें लीड होता है। इन सब के कारण जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ज़रूरत है कि हम इसे कम करें, ज़रूरत है कि पानी में हुआ पॉल्यूशन कम करें। हमारा ये जो एयर पॉल्यूशन है, ये सॉइल में हो रहे पॉल्यूशंस जो हैं, वो प्लास्टिक्स का जो यूज़ किया जा रहा है बिल्कुल ही धड़ल्ले से। आज हर एक सामान जो हम खरीदते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको प्लास्टिक की मिलती है। यहाँ तक कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अगर आप शुरू करते हैं, मोबाइल फ़ोन के कवर से शुरू करते हैं, या फिर आप एन नंबर ऑफ थिंग्स अपने अगल बगल देख सकते हैं, आपको प्लास्टिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि हमारे इस एटमॉस्फेयर को, हमारी इस धरती को वो पॉल्यूट करते जा रहे हैं। तो यही सब के ऊपर हमारा इस चैप्टर में डिस्कशन है। जो भी इन्वायरमेंट में हमारे इश्यूज चल रहे हैं इसी के ऊपर डिस्कशन है। इससे हम कैसे बच सकते हैं इसके ऊपर हमारा डिस्कशन है। तो देखिए, इसके ऊपर डिस्कशन हम करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कुछ पॉइंट्स से। चूंकि माइंड मैप है तो जल्दी से हमें देखना है कि इस चैप्टर में है क्या, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन में हम कैसे कम समय में बेटर तरीके से प्रिपेयर हो सके। तो शुरुआत होती है वाटर एक्ट के साथ। ये वाटर एक्ट कब आता है? तो ये वाटर एक्ट आता है 1974 में। याद रखना है बिल्कुल, आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि बताओ जरा कि ये वाटर एक्ट आया कब, आंख बंद करेंगे और बोलेंगे कि 1974 की कहानी है जब वाटर एक्ट हमारे बीच आया था। चिपको मूवमेंट 1974 क्या आता है? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम लोग JFM भी कहते हैं, 1980 की बात है। 1981 में एयर एक्ट हमारे सामने आया था और इस 1981 में जो एयर एक्ट आया, इसके बाद 1987 में एक अमेंडमेंट आता है इसी एक्ट से रिलेटेड। अमेंडमेंट कहने का मतलब यह है कि कुछ मॉडिफिकेशन किया गया इस वाले एक्ट में, एयर एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। मॉडिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ हो सकता है कि कोई चीजें उसमें ऐड ऑन करी गई हो, या फिर हो सकता है किसी एक दो पॉइंट को मॉडिफाई कर दिया गया हो, या फिर हो सकता है किसी पॉइंट्स को वहां से हटा दिया गया हो।
तो अमेंडमेंट जो है वो आया इसी एयर एक्ट का जो 1981 में आया था, उसका दोबारा से 1987 में आता है। एंड उसमें क्या किया गया, एक चीज को इंक्लूड किया गया, दैट इज की नॉइस पॉल्यूशन। तो एयर एक्ट के अंदर नॉइस पॉल्यूशन को भी, एयर पॉल्यूशन के साथ इसमें नॉइस पॉल्यूशन को भी कंसीडर किया गया। आपको आए दिन दिखता होगा, सोशल मीडिया नेटवर्क्स आप यूज करते हैं या फिर आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखते हैं कि बहुत सारे ब्लॉग वीडियोस जो बनते हैं, या फिर उसमें आपको दिखता होगा कि, या फिर न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे बाइकर्स जो हैं अपने गाड़ी का जो साइलेंसर होता है उसको मॉडिफाई करवा लेते हैं। एज अ रिजल्ट उनके साउंड जो होता है उनके व्हीकल्स का वो अजब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट निकलता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उनके बाइक को सीज करती है। कहने का मतलब है कि वो सही नहीं है, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉइस पॉल्यूशन के अंदर आ गया और वो उसका उनके बाइक को सीज हो जाना है, क्योंकि 1987 में जो अमेंडमेंट आया था ये एक्ट में, उसमें नॉइस पॉल्यूशन को कंसीडर कर लिया गया कि आप नॉइस पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि इससे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे, वो जो हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है, हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो सकती है उस लेवल के आवाज़ से। तो इसको बैन करना ज़रूरी है, राइट। और वो अगर उनकी डेथ होती है तो हमारा ये जो इकोसिस्टम है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, जो मान्य नहीं है। आप अपने मज़े के लिए किसी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे, ये सही चीज़ नहीं है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 1986 की कहानी है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987 की कहानी है। कुछ डेटा हमारे पास, उसके साल कब क्या हुआ, तो ये आपके सामने आ चुका है। इसको आप नोट कर लें, बहुत ही सही है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल ही आंसर कर सकें। दैट इज कि वाटर एक्ट की कहानी 1974, चिपको 1974। 80 की बात है JFM 81, एयर एक्ट 87 में इसका अमेंडमेंट आया था। ये आपके पास डिटेल है, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, डिलीट है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने एयर पॉल्यूशन से। एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन के बारे में हम बेसिकली जानते हैं। क्या होता है कि अगर हमारी ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, इन गैसेस में क्या होता है, किसी पॉल्यूटेंट का आकर के मिल जाना। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल के बाद ये जो हमारा कार्बन है वो एक्सेस कार्बन वहाँ से रिलीज होता है। कार्बन रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी, और जो है कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा डेंजरस इसलिए है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कई ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो आपको बता दिया जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो ऑक्सीजन को साइड करके वो जाकर के वहाँ हीमोग्लोबिन में बैठ जाएगा। अब जिस ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत थी रेस्पिरेशन के लिए, वो ऑक्सीजन तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उस ऑक्सीजन को पीछे ढकेल के कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारी डेथ हो सकती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस माना जाता है। इसके बाद बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कि व्हीकल्स का आना, लाइक फायर क्रैकर्स का यूज़ किया जाना, इन सबके कारण क्या होता है, हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट होता जा रहा है। अगर आप किसी जंगल के थ्रू अगर आप कभी ट्रैवल करते हो तो आपको समझ में आया कि जब आप सुबह में आप सांस लेते हो कितना फ्रेश फील होता है, और वहीं किसी दोपहर के टाइम या शाम के टाइम किसी शहर के बीचों बीच अगर आप चलोगे तो लोग मास्क लगा के चलते हैं और मुंह पे या फिर इस तरीके से कोई फेस मास्क या इस तरीके से लगा के चलते ताकि वो पॉल्यूशन से बच सके। तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो यही एयर पॉल्यूशन होता है कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में कुछ आकर के मिलना, किसी पर्टिकुलेट मैटर का आकर के मिल जाना। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन कैन रिमूव 99% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। यहाँ पर कहता है कि जो यूज में लाया जा रहा है दैट इज की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है, इसको जो यूज में लाया जा रहा है इसके मदद से हम करीब करीब 99% जो है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 1% जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में वो बचा रह जाता है। गैसियस पॉल्यूटेंट्स की बात की जाए तो जैसे है हमारे पास SO2 स्क्रबर्स। अब देखिए बहुत सारे गैसेस रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि CO हो गया, हमारे पास SO2 है, हमारे पास CO2 है, इन सब का बढ़ते चले जाना है ना। और साथ साथ यहाँ पर हम कर भी तो ये कमाल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को भी काट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए, नोट कर सकते हो, अब स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, जूनियर क्लासेस में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन सब के बारे में। आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट दैट इज की CPCB क्या है। CPCB, तो CPCB का मतलब होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नाम से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये काम क्या करने वाला है। इसके नाम से ही ये क्लियर हो जाता है कि ये काम क्या करने वाला है, कि जो पॉल्यूशन है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाना जरूरी है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का यही काम है। कहता है कि पर्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस,
ये है इसका डेटा कहता है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है ये बहुत ही हार्मफुल डेथ तक कॉज कर सकता है। कैसे ये हार्मफुल डेथ कॉज कर सकता है, क्योंकि 2.5 माइक्रोमीटर इतना छोटा होता है कि हम उसको अपने आंखों से तो नहीं देख सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये मतलब आंखों से वो नहीं दिखता जनरली। और ये क्या है कि अगर हमारे लंग्स ने इसको इनहेल कर लिया, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हमने इनहेल कर लिया है इसको और ये हमारे लंग्स में अगर इन कर जाता है तो एज अ रिजल्ट ये बहुत खतरनाक चीज़ों को अंजाम दे सकता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन, लंग डैमेज एंड प्री मैच्योर डेथ का भी कारण ये बन सकता है। तो ये पर्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो हमारे लिए थोड़े नुकसानदेह हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, आप इसको भी नोट करें। अगर इस पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछाएगा तो आपको बिल्कुल आंसर करना है, किसी तरीके की घबराने की बात नहीं है। डाउट अगर मन में है तो आप उसको पूछ सकते हैं, आखिरी चैप्टर है, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ना है, ठीक है। तो सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये, राइट। काम क्या करेगा, जो भी पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है उन सब के ऊपर ध्यान देना, इधर ही है, यही बोर्ड है, डिसीजन मेकर बोर्ड जो है पॉल्यूशन रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, इधर ही से निकल करके आता है। फिर अगर हम लोग एक छोटे कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, छोटे छोटे एग्जांपल्स की, यूरोस की बात कर ले या फिर दिल्ली की बात कर ले, तो कहता है बसेस जो है उसको डीजल से हमने सीएनजी की तरफ शिफ्ट कर दिया है। डीजल बसेस जो चलती थी दिल्ली में उसको सीएनजी से शिफ्ट किया गया है। अब सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, अब बहुत सारे जगहों पर इलेक्ट्रिक बसेस को लाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग देश के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर जो बसेस चलती हैं उसमें क्या है कि जो पहले ऐसा था कि आपको वो जो है वो सिर्फ डीजल बसेस थी, लेकिन आपको भी इसके समय में सीएनजी बसेस से उनको शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिक बसेस आपको लाए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम डीजल का कम से कम यूज़ कर सकें, और डीजल का हम जितना कम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, जस्ट बिकॉज कि पॉल्यूशन उतना ही कम होने वाला है और हम भी कम परेशान होने वाले हैं। सीएनजी का इसमें बोला गया कि चौथा बहुत ही मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ के लिस्ट में आता है। अब तो ये खैर और ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है, दिल्ली जो है वो पॉल्यूशन कैपिटल भी कहते हैं उसको, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है हमारा। सीएनजी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म की बात हम कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये कहता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये, ठीक है, नेचुरल गैस है, ठीक है। पॉल्यूशन ये बहुत कम करता है, इसको यूज में लाने की जरूरत, यूज में ला रहे हैं क्योंकि लेस अनबर्न रेसिड्यू, कहने का मतलब है लेस अनबर्न रेसिड्यू, कहने का मतलब है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट जो है इसका बर्न हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो है ये पावर पूरा ज्यादा देता है, एनर्जी ये ज्यादा रिलीज करता है, तो पॉल्यूशन यहां पर कम देखने को मिलता है। चीपर है, ये भी एक रीजन है, डीजल के मुकाबले ये काफी सस्ता है। थीव्स कांट स्टील ये कहता है, कांट बी एडल्टरेटेड, ये कुछ पॉइंट्स है जस्ट बिकॉज कि हम इसका यूज कर रहे हैं। यूरोथक की बात करें, सल्फर जो है वो डीजल इट्स 350 ppm, पेट्रोल 150 ppm, गोल जो है वो 50 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये है हमारा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इसमें 42% है और 42% है, एम है कि इसको 35% तक लाया जा सके, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इसको भी आप नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कस करते हैं अपने कुछ और पॉइंट्स को, राइट। आगे हमें क्या देखना है, कुल मिलाकर के बात ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन चल रहे हैं हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। बहुत प्यारा सा चैप्टर है। व्हीकल्स की बात करें, कहता है इन व्हीकल्स ऐसा कहा जाता है कि आप जिस पेट्रोल को यूज़ करते हैं, ट्राई टू बी यूज ऑफ लीड फ्री पेट्रोल, उसमें लीड अगर ना हो तो पॉल्यूशन जो है वो कम हो सकता है। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ किया जाना चाहिए। कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ इसलिए करना चाहिए जस्ट बिकॉज की कैटालिटिक कन्वर्टर के वजह से, कैटालिटिक कन्वर्टर्स में दो चीज़ें, कैटालिस्ट है और कन्वर्टर्स है। ये क्या कहता है, इसमें कौन कौन से कैटालिस्ट है, तो प्लैटिनम, पैलेडियम है ना, एंड्रोडियम आपको दिखेगा। लीड इनएक्टिवेटर्स हैं ये, ठीक है, लीड इनएक्टिवेटर्स दिस। कन्वर्ट्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन को ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में करता है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में हमें कौन कौन से हाइड्रोकार्बन में क्या क्या देखने को मिलता है, तो हाइड्रोकार्बन में H है, C है, O है, वही कहानी है। तो ये इसको क्या करता है, हाइड्रोकार्बन को CO2 H2O में तोड़ देता है, CO जो है हमारा मोनोक्साइड उसको डाइऑक्साइड, NO जो है उसको N2 में कर देता है। तो इसलिए ये क्या है कि पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं ये मदद करता है। इनके यूज से जो है वो पॉल्यूशन कुछ ही % कम सही लेकिन कम ज़रूर होते हैं। दैट इज़ वाई ऐसा कहा जाता है कि प्लीज़ यूज़ दीज। आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट करते चलना है आपको, ठीक है। छोड़ दिया गया है बोर्ड, आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे।
वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो पानी में जो हम वेस्ट मटेरियल जो ऐड करते चले जाते हैं, बात की जा रही है उसकी। वाटर पॉल्यूशन को अगर हम कंसीडर करें तो हम अपने किचन्स में, बाथरूम्स में जो पानी का यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली हम उसको एक पाइपलाइन के थ्रू सीवेज में डिस्चार्ज कर देते हैं एंड फाइनली ये जा करके किसी बड़े वाटर बॉडी में रिलीज़ किया जाता है अब ट्रीटमेंट करने के बाद। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, उन वाटर बॉडीज़ को ये पॉल्यूट कर रहा होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अब लगाए गए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं, माइक्रोब्स का यूज़ किया जा रहा है जिसके मदद से हम क्या कर सकें कि पॉल्यूशन को कम से कम किया जा सके। लेकिन वही है कि इन जो पानी में जो वेस्ट मटेरियल का जो मिलना है उसको क्या करते हैं हम, वेस्ट मटेरियल का जो मिलना है उसकी वजह से हमारे यहाँ जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता जा रहा है। डोमेस्टिक सीवेज की बात करें तो इट्स अराउंड 0.1% ऑफ इम्प्योरिटी है, लेकिन फिर भी इतना इम्प्योरिटी होने के बाद भी क्या है, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, स्टिल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, कहता है इंडस्ट्रियल सीवेज की बात करें तो कैन हैव हैवी मेटल्स। इंडस्ट्रियल सीवेज की बात करें तो हैवी मेटल्स वगैरह आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हैवी मेटल्स जिनकी डेंसिटी जो है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है। एग्जाम्पल में आपको आ गया HgC, DCU, PB एक्सेट्रा। लीड है आपके पास, मर्क्यूरी है, एडियम है आपके पास, कॉपर, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। ये सब क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। अब सवाल ये है कि वाटर पॉल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इसको सवाल को बचाएं। तो वाटर पॉल्यूशन से बचने का एक रास्ता ये है कि आप जो है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है इनमें है कि आपको 2 स्टेप में आपको प्योरीफिकेशन का काम चलता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में जहाँ पर हम लोग सॉलिड वेस्ट को अलग करते हैं, सेकेंडरी जहाँ पर बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन वहाँ पर हो रहा होता है। बायोमैग्निफिकेशन की बात करें तो नोन एज DDT एंड मर्क्यूरी टाइप ऑफ प्योरीफिकेशन। वाटर की DDT की बात करें तो 0.003 ppm जू प्लैंक्टन्स, 0.04 ppm स्मॉल फिश, 0.5 लार्ज फिश, 2 ppm births 25 ppm and disturbs Ca2+ metabolism. Thinning of the eggshell at premature breaking। कहने का मतलब है कि वाटर में DDT अगर 0.003 है, जो प्लैंक्टन में थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्मॉल फिशेस में और बढ़ता हुआ दिखेगा, लार्ज फिश में बढ़ जाएगा, बर्ड्स में बढ़ जाएगा। और बर्ड्स में ये 25 ppm तक जाने से होता क्या है कि जिसके कारण जब ये 25 ppm तक बढ़ जाता है तो इसके अंदर जो ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। और जो बात करते हैं कि बर्ड जो एग ले करते हैं तो इनका जो आउटर मोस्ट जो वॉल होता है, जो एग शेल जिसे हम कहते हैं, हम जानते हैं कि इसमें कैल्शियम का कितना बड़ा रोल है। इसको हार्ड बनाने के लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल आता है। और जब Ca2+ का यहाँ पर उस तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो जो एग शेल है वो मजबूत नहीं बनेगा और प्री मैच्योर ब्रेकिंग के कारण जो है उनकी मृत्यु हो सकती है। तो दिस इज द बायोमैग्निफिकेशन, आप इसको भी नोट करें। अब इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलेंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे। आगे हमारे पास क्या है, यूट्रोफिकेशन हमारे पास दूसरा टॉपिक है। इसमें कह रहा है कि इट्स नेचुरल एजिंग ऑफ लेक की बात की जा रही है। नेचुरल एजिंग ऑफ लेक को इसके अंदर हम लोग रखते हैं। 2 पॉइंट्स हमारे पास, दैट इज कल्चर एंड एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। इसमें कह रहा है कि फास्टर एजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर नेचुरली होता है तो वो अपने हिसाब से होगा, लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो हम वाटर्स में जो अलग अलग तरीके की चीज़ों को डिस्चार्ज हम करते हैं, जैसे कि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर हम अपने होम डिस्चार्जेस जो हैं हमारे, उसकी बात हम कर लें, तो इसके कारण क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाटर बॉडी में ऐड होती हैं। एज अ रिजल्ट जो है, जो नेचुरली उसको जितने समय में उसको एजिंग जो उसका टाइम होना चाहिए था उससे बहुत पहले ही ये एजिंग इसकी होनी शुरू हो जाती है। तो फास्टर एजिंग होती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको इकोसैन टॉयलेट्स की बात करें तो ये इकोलॉजिकल सैनिटेशन है, इसमें वाटर्स का यूज़ नहीं होता। ये केरला एंड श्रीलंका में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसके मदद से पानी के फालतू यूज़ से बचा जा सकता है, वाटर को सेव किया जा सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको भी नोट करें, स्क्रीनशॉट निकालें, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन करते हैं। राइट, इसको आप पहले नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करना है हमें और क्या क्या चीज़ें, उन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा।
सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर से, दैट इज की FOAM। क्या है ये FOAM? तो FOAM का मतलब है कि फ्रेंड्स ऑफ एरकाटा मार्श। ठीक है, इसमें ये कहता है कि सिटीजन ग्रुप दैट प्रोटेक्ट दी एकार्टा मार्श। तो ये वो लोगों का एक समूह था, एक छोटा सा ग्रुप था जो क्या करता था, एकार्टा मार्श को प्रोटेक्शन का काम करता था, उनको बचाने का काम करता था। मतलब कि जो हमारे ये जो नेचर जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो मतलब धीरे धीरे लोग इसको अपने यूज के कारण जो इन सब चीजों की बर्बादी हो रही है, तो उसको बचाने के लिए ये सिटीजन लोग का एक ग्रुप था। ये किसके द्वारा बनाया गया? तो कहता है कि हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी एंड पीपल्स ऑफ एकार्टा के लोगों ने मिलकर के इसको बनाया था। किसको? तो फ्रेंड्स ऑफ एकार्टा मार्क्स को। और इनका काम यही था कि एक ऐसे ग्रुप थे जो प्रोटेक्ट कर, जिनका काम था एकार्टा मार्क्स को प्रोटेक्ट करने का, राइट। इसमें हमें दो स्टेज क्लीनिंग देखने को मिला। एक है कन्वेंशनल कन्वेंशनल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट करके हमारे पास ये तीन है रास्ते। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल क्लीनिंग की अगर बात करते हैं, तो इस ये 6 सीरीज ऑफ 6 लेयर ऑफ मार्श ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्शलैंड में ये काम किया जा रहा था। तो ये इसको भी आप नोट करेंगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड, राइट। लास्ट चैप्टर है हमारा, छोटा सा चैप्टर है, ये कुछ पॉइंट्स इसमें। हॉस्पिटल वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो हॉस्पिटल वेस्ट में हम जान रहे हैं कि बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। और लाइक अभी कोविड की ही बात करें तो इसमें कोविड के समय में आपको देखने को मिला कि बहुत सारे मास्क का यूज किया जा रहा था, फेस मास्क का यूज किया जा रहा था। लोग यूज करके उसको लास्टली उसको फेंक ही देते थे। पीपी किट का यूज किया जा रहा था, उसको भी यूज करने के बाद फेंक दिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि मेडिकल पर्पस में यूज किए जाने वाले बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनको यूज कर लेने के बाद फेंक दिया जाता है। तो हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर वो सब चीजें आती हैं। कहता है कि बर्न्ड इन इंसिनरेटेड। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें जिसको ई वेस्ट भी कहते हैं, तो इसको ई वेस्ट जो हमारे पास है, ई वेस्ट के आने से बहुत सारी चीजें का नुकसान है। फॉर एग्जांपल कि प्लास्टिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका बेस्ट वे है कि हम रिसाइकलिंग में इन सारे सामानों को भेजें। मतलब वो सारे वेस्ट, ये ई वेस्ट की अगर हम बात करें तो हम चाहते हैं क्या कि इसको हम रिसाइकल करें, रिसाइकल करके हम इसको फिर से दोबारा हम यूज में ला सकते हैं। तो वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। कहता है कि हाफ ऑफ ई वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एक्सेट्रा। कह रहा है कि जो ई वेस्ट का नंबर है, हाफ ऑफ जो ई वेस्ट है जो डेवलप कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट करती है टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एक्सेट्रा। इन सब में उसको क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। लाइक जो डेवलप कंट्रीज है जिनने अपना मेडिकल पर्पस में उसको यूज किया, एंड फिर जब उसको फेंकने की बारी आई, रिसाइकलिंग की बारी आई, जो ई वेस्ट है उनके, तो उस ई वेस्ट को वो दोबारा भेजते हैं किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज में। ये भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट से कुछ ऐसा एमसीक्यूज बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला जो वर्ड है आपका डेवलपिंग, इसको यहाँ से मिस कर देगा, यहाँ से आप इसको गायब कर देगा, देन आपसे पूछा जा सकता है लाइक। तो ये पॉइंट भी आप अपने दिमाग में बिठा करके रखना। सो इसको भी आप नोट करें प्लीज, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। इस चैप्टर के बारे में कुल मिलाकर के यही चीज़ है, पॉल्यूशन और उससे कैसे बचा जा सके, इन सब चीज़ों के ऊपर ही डिस्कशन है। हॉस्पिटल वेस्ट हो गया हमारा। सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे पास बर्न, इसको जलाया जा सकता है। कहता है सैनिटरी लैंडफिल्स। तो क्या है इसमें, केमिकल्स कैन गेट इनटू अंडरग्राउंड वाटर। तो इससे क्या होता है कि केमिकल्स वगैरह जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर में आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। अहमद खान की थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दैट इज के अहमद खान क्या थे, ये प्लास्टिक प्रोड्यूसर है। ठीक है, कहता है कि पॉलीब्लेंड, ये क्या है, पॉलीब्लेंड क्या है, तो पाउडर फ्रॉम द रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो रिसाइकल्ड प्लास्टिक का एक पाउडर फॉर्म बनाना है, मिक्स्ड विद द बिटुमेन टू ले रोड्स बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। विद द हेल्प ऑफ आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन ही प्रूव्ड दैट द रोड लाइफ इंक्रीज्ड बाय 3 times। और आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और एंड बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन के हेल्प के साथ इन्होंने ये बताया था कि ये जो रोड्स हैं इनकी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट 3 times वो बढ़ जाती है। तो जो चीज़ हमारे लिए बेकार है हमने उसको यूज़ में ला करके अच्छा काम किया है। तो ये एक प्लास्टिक प्रोड्यूसर अहमद खान का एक ये
पॉइंट है ऑफर्ड रैग पिकर्स ₹6 पर केजी इंस्टेंट ऑफ 0.4 पर केजी फॉर प्लास्टिक। तो जो शुरुआत में प्लास्टिक की वैल्यूज जो रैग पिकर्स को सिर्फ 40 पैसे की पड़ती थी उसको इन्होंने बढ़ा करके ₹6 केजी का करवा दिया। फायदा किसका हुआ? तो रैग पिकर्स को भी कुछ फायदे हो गए। जो प्लास्टिक्स लोग जो ऐसे ही फेंक देते थे कि ये 40 पैसे में हम क्या बेचें, तो थोड़ा रेट बढ़ने से वो भी बेचना मतलब फेंकने वाले का वो हो गया एक काम। अब यूज़ में आ गया रोड के यूज़ में। तो एक तो प्लास्टिक जो हमारे सॉइल को या फिर हमारे इन्वायरमेंट को जो इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा था उसका हमने कुछ यूज़ कर लिया, और यूज़ कर तो लिया, और इसका जो लाइफ है वो भी 3 टाइम्स जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रहा इसकी कहानी। इन सबको आप नोट करते चलेंगे, इन सबको आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर चले आते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो हमें देखने को मिला था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर को, हमें वहाँ पर देखने को मिला था कि एक तरफ हम फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं, एक तरफ हम बायो फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तरफ हम पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं और एक हमारे पास ये भी रास्ता है कि हम बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें। तो वही सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आती है। कहता है कि साइक्लिकल प्रोसेस है ये, जिसमें ज़ीरो वेस्ट प्रोसेस है। कहने का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पे क्या होता है कि आपको जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भले ही आपके क्रॉप को एट दैट टाइम आपको बहुत मजबूत बना रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि आपके सॉइल को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं। मतलब सॉइल में से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को खींच लिया जाता है, सॉइल जो है हमारा वो बंजर सा हो जाता है, और पानी में जा करके भी ये मिलता है, तो वाटर को भी थोड़ा ये पॉल्यूट तो करता ही है। रमेश चंद्र टैगोर की बात करें तो यूज बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर इज ए चेन ऑफ प्रोसेसेस। कहते हैं क्रिएटेड हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब विद 5000 मेंबर्स एट प्रेजेंट। तो इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या किया था? ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाया इन्होंने 5000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया। बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे काम जो थे उन्होंने करवाएं। तो ये इनके नाम से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसका भी आंसर कर सकते हैं, आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट की तरफ। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है? तो ये क्या है कि प्रॉब्लम विथ न्यूक्लियर एनर्जी। तो वही जो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम्स विथ न्यूक्लियर एनर्जी। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ से कि जो हमारा ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसके जो वेस्ट है ना उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए वो। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब जापान के ऊपर जब एटॉम बम गिराया गया था, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया था, तो उसके 50 सालों के बाद तक भी हार्मफुल रेस जो थे वो इमिट हो रहे थे। तो इसके आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। एट दैट टाइम हमारा वो न्यूक्लियर वेपन हमने यूज कर लिया, मतलब न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया गया, न्यूक्लियर वेपन जो ब्लास्ट होता है वो हुआ एंड उसने बहुत सारी तबाही मचाई। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, जो उसके वेस्ट बच गए, उधर जो कचरा जो बच गया, उसने जो रे इमिट किया वो अगले 50 सालों तक जापान के लोगों को उसने परेशान किया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जरूरत है कि हम इसको भी सही तरीके से डिस्पोज कर सकें। सही तरीके से डिस्पोज करना भी जरूरी है। एक केस था हमारे पास, दैट इज कि एक्सीडेंटल लीकेज का हमारे पास केस आया गया। किसका? तो रेडियो एक्टिव वेस्ट का। और हमें देखने को मिला कि चेरनोबाइल इंसिडेंट एक ऐसा था कि जिसमें एक न्यूक्लियर आपको प्लांट था, उस न्यूक्लियर प्लांट में किसी तरीके के लीकेज के कारण बहुत सारी तबाही मच गई। तो जरूरी है इसके सेफ डिस्पोजल की। तो कैसे सेफ डिस्पोजल कहें तो कहा जाता है कुछ ऐसा कि अर्थ के अंदर 500 मीटर के अंदर, अर्थ सर्विस के 500 मीटर के अंदर बहुत बार रॉक्स के बीच में, अगर रॉक्सों के अंदर अगर हम जाकर के इसको डिस्पोज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सही रहता है। तो कहने का वही मतलब है कि न्यूक्लियर वेस्ट मस्ट बी बरीड अमॉन्ग रॉक्स अबाउट 500 मीटर डीप इन अर्थ। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कुछ छोटी सी चीजें हैं, हम ऑलरेडी जानते भी हैं इन सब चीज़ों के बारे में। फिलहाल एक रिवीजन के दौरान हम लेके चल रहे हैं इसको, आप इसको भी नोट करें, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें। देखिए हमारे पास आगे आ गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने कई दफ़ा पढ़ा है। ये जो कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका हमारे एटमॉस्फेयर में बनना हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कुछ बढ़ाता जा रहा है। CO2 की बात करें तो 60% का कंट्रीब्यूशन है, मीथेन 20% कंट्रीब्यूशन, CFC दैट इज की क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 14%, NO2 जो है हमारे पास 6% की कंट्रीब्यूशन के साथ ये हमारे पास कुछ ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं। कहता है कि अर्थ टेम्परेचर विथ GHE, यहां पर GHE कहने का मतलब है इसका कि ये बोलने जा रहा है दैट इज की ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ये बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि विथ GHE 15 डिग्री सेल्सियस, विदाउट GHE -18 डिग्री सेल्सियस। तो एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन है, आप अगर सही से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दैट इज कि अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस को अगर हम साइड कर दे, अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है तो इस पूरे अर्थ की अगर हम इस पूरे अर्थ को अगर हम ध्यान में रखते हैं और इस पूरे अर्थ की अगर एक एवरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमें दिखता है इट्स अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के आने से जो नॉर्मल जो हमारा अर्थ है इसका जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज की 15 डिग्री सेल्सियस। हम यहां पर बात कर रहे हैं ये सभी क्या है, तो दिस इज द एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो यहां से एक चीज तो हमारा क्लियर होता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है हमारे, ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो है वो हमारा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे अर्थ में आपको दिखता हो कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सो रीजन हमारा ये ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम इसके बारे में ऑलरेडी जान भी रहे होते हैं, आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। राइट, हम डिस्कस करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। क्या कहता है कि ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा रही है और एट लास्ट फिर वो जो नुकसान है वो घूम फिर कर हमारे ही पास आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर है जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर की बात हम करें O3 जिसे हम कहते हैं, ये जान रहे कि ये कितना कमाल का लेयर है कि जो हमारा सन है इससे जो रे निकलता है, इससे जो रे निकलता है बहुत सारे गुड रेज भी हैं एंड बैड रेज भी हैं। तो जो ये बैड रेज हैं उनसे हमें बचा करके रखने का काम ये ओजोन लेयर करता है। लेकिन हमारी जो एक्टिविटीज है लाइक की जो हमारी एक्टिविटीज है वो ओजोन डिप्लीशन का काम कर रही है। गुड ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में, बैड ओजोन जो ट्रोपोस्फीयर में कहते हैं, का मतलब है ओजोन थिकनेस मेजर इन डॉब्सन यूनिट। तो हम DU में ओजोन के थिकनेस को हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये अर्थ का सरफेस ऐसे हो गया और एक ऊंचाई पे हमें यहाँ पर इस तरीके से एक लेयर है, ये जो लेयर है हमारा इस तरीके से, ये क्या है, ये ओजोन का ये लेयर आपको देखने को मिल रहा है। समय के साथ ओजोन में होल होने का मतलब है कि ओजोन का ये जो लेयर है वो समय के साथ पतला होता जा रहा है एंड ये जितना पतला हो जाएगा ये उतने रेस को कम फिल्टर करने वाला है। तो राइट, हम चाहिए कि ये लेयर जो है वो मेंटेन रहे। कहता है कि जो CFCs हैं दैट इज की क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब बात होती है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भाई कहाँ से हमें मिल रहा है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो हम AC अपने घरों में यूज करते हैं उन एयर कंडीशनर्स में हाँ इससे ये CFC रिलीज होते हैं। जो हम अपने घर में रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं, जो फ्रिज आप अपने घर में यूज करते हो वहां से CFCs रिलीज होते हैं। खैर अभी के समय में बहुत सारे ऐसे न्यू मशीन्स की अगर हम बात करें, न्यू रेफ्रिजरेटर्स, न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें CFCs जो रिलीज होते थे कंपैरेटिवली पहले वाले में, उसके मुकाबले अभी बहुत कम उसको कर दिया गया है। राइट, और ऐसा भी काम चल रहा है कि कुछ ऐसा भी अगर सोर्स निकाला जा सके कि विदाउट CFC अगर हम इसको और बेहतर बना सके तो उस पर भी काम है। तो फिलहाल लेकिन यहाँ से CFCs और UV रेस के कारण जो Cl एटम रिलीज होते हैं ये O3 को तोड़ने का काम करता है O2 में। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे ओजोन का जो लेयर है वो पतला होता चला जाता है जिसे ओजोन होल के नाम से जाना है। ओवर एंटार्क्टिका वाले रीजन में हमें दिखता है कि ओजोन का जो लेयर है वो काफ़ी जो है वो पतला होता जा रहा है। और वो पतला होने से क्या होता है कि वो जो पर्पस के लिए है उधर, उस पर्पस को वो फुलफिल नहीं कर पाता है। तो एक तरीके से ये बैड साइन है, इससे बचना ज़रूरी है। राइट, इसको भी आप नोट करेंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ में आ ही रहा है आपको। इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, वेरी शॉर्ट लॉन्ग केस बेस्ड, तो हमारा ये बचा खुचा जो भी प्रॉब्लम है ये सब सॉल्व हो जाने वाला है। UVB की बात करते हैं, UV रेस की अल्ट्रावायलेट की बात की जा रही है। कहते हैं कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट रीचेस टू अर्थ सरफेस, इट कैन कॉज, ये खतरनाक इसलिए है ओजोन लेयर ये जो है ना इससे भी हमारा ओजोन हमको बचा करके रखता है। अगर ये हम तक पहुंच जाएगा UVB रेस जो है ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि कैंसर जैसे बीमारियों को भी कॉज कर सकता है। लाइक स्किन कैंसर की बात करें, म्यूटेशन कॉज कर सकता है, कैटरेक्ट कॉज कर सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस और इन्फ्लामेशन इन कॉर्निया, ये सारी चीज़ों को भी ये कॉज कर सकता है। कि मतलब उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है कि अगर वो आता है और अगर हम देखते हैं वो रेज हमारे आंखों तक आता है तो वो हमारे आंखों में इन्फ्लामेशन तक कॉज कर सकता है। कैटरेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स भी हमें दे सकता है। म्यूटेशन हो सकता है किसी तरीके का, म्यूटेशन का मतलब आपको पता है कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है दैट इज की DNA,
वो एक सीक्वेंस में है, उसके किसी सीक्वेंस को डिस्टर्ब करना जिसके कारण से कोई एक्टिविटी चेंज हो जाए, जो हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उस कैरेक्टर में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आ जाना, एक काइंड ऑफ म्यूटेशन होता है। स्किन कैंसर जैसी चीज़ों को भी ये अंजाम दे सकता है। सो इतना खतरनाक होता है ये, तो इससे बचना ज़रूरी है। हमें अपनी एक्टिविटी को सही करना होगा ताकि ऐसा ना हो कि हम अपने एटमॉस्फेयर को इतना बेकार कर दें कि कल ये रेज जो आज उधर ही एब्जॉर्ब होकर ख़त्म हो जा रही है, कल ये हम तक पहुंच जाए। अगर हम तक पहुंचेगी तो बहुत सारी बीमारियों को लेकर ये आने वाली है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो इसको 1987 में साइन किया गया था। कहाँ? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये इफेक्टिव जब ये 1989 से ये थोड़ा इफेक्टिव होने लगा। ये किस लिए था? तो ये कंट्रोल ओजोन डिप्लीशन, जो हमारा ओजोन का जो लेयर जो घट रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए इसको साइन किया गया था। तो काफ़ी पुराना भी हो गया। 1989 की बात करें तो 99 10 साल 20 साल 30 साल 32 साल के आसपास का इसका पूरा ये टाइम पीरियड हो गया है। तब से ये चल रहा है। कहने का मतलब है कि तब से ओजोन कितना ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है, और समय के साथ जब आबादी बढ़ी और ये जब प्रोडक्ट्स बढ़े तो ये और ज़्यादा ओजोन के डिप्लेशन का कारण बन रहे हैं। राइट, समझ में आ रही हैं चीज़ें? आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन के बारे में आप भी जानते हो कि एक बहुत बड़ा सॉइल का एक बहुत बड़ा पीस है, मतलब कहने का कि एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ सॉइल है, जहाँ से सॉइल जो है वो कट के अलग हो जा रहा है। रीज़न इसका हो सकता है ओवर कल्टीवेशन। जब हम हद से ज़्यादा इसमें कल्टीवेशन करते हैं तो क्या होता है, ये जो अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि ताकि ये प्लांट को सप्लाई कर सके, कुछ न्यूट्रिएंट्स ये भी होल्ड करके रखते हैं। लेकिन क्या है, कुछ ऐसा है सिस्टम कि अगर हमारा बहुत ज़्यादा अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और एक समय आ रहा है कि ओवर कल्टीवेशन के कारण हमारा जो रीज़न है ये क्या कॉज कर रहा है, तो ये सॉइल इरोजन कॉज कर रहा है। ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो ए फैक्टर जिसके कारण हमें सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन भी है, बहुत सारे ट्रीज जब वहाँ लगे हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, एंड एट दैट टाइम जब आप उन ट्रीज को काट देते हो तो जो होल्डिंग कैपेसिटी थी, मतलब जो सॉइल आपस में जुड़े थे विद द हेल्प ऑफ द रूट्स ऑफ दैट दोज ट्रीज, वो जो है वो अब नहीं होता। डिफॉरेस्टेशन जो है वो भी सॉइल इरोजन कॉज कर सकता है। पुअर इरिगेशन इज ऑल्सो ए रीजन फॉर सॉइल इरोजन। तो ये कुछ रीजन है। अगर आपसे पूछता है कि बट्टा बताओ कि रीजन क्या है सॉइल इरोजन का, तो आप बता सकते हैं कि ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन, ये सारे कुछ चीज़ें हैं, रीजंस हैं जिसके वजह से आपको सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। तो आप इसको भी नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे समथिंग मोर। वाटर लॉगिंग के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्यू टू द पुअर ड्रेनेज सिस्टम। तो पुअर ड्रेनेज सिस्टम के कारण जो पानी का इकट्ठा होना है वही है ये चीज़ें। ये करता क्या है? तो ये ड्रॉज द सॉल्ट टू सरफेस ऑफ सॉइल ऑफ सैलिनिटी एंड सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज कराता है। तो ये इसका काम है वाटर लॉगिंग का, ड्रॉ सॉल्ट्स टू सरफेस ऑफ सॉइल, और क्या करता है, सैलिनिटी जो है वो सॉइल का इस तरीके से इंक्रीज हो जाता है। राइट, तो ये वाटर लॉगिंग हो गया, पानी का जमना, इकट्ठा होना। ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें जो हमारे चैप्टर में गिवन है, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब छोटा सा ये है कि फॉरेस्ट का लॉस होना, जंगल का कटना है। ट्रॉपिक्स की बात करें तो इसमें 40% की हिस्सेदारी, टेम्परेट में 1% की हिस्सेदारी है। इंडिया में बात करें तो 19.4% जो है वो फॉरेस्ट कवर है हमारे पास। रिकमेंड ये किया जाता है कि 33% ऑन प्लेन्स एंड 67% जो है इसमें से जो है हिल्स पे होने चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के द्वारा 1988 के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है। झूम कल्टीवेशन की बात करें तो कहता है ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है। इसमें क्या होता है, जंगल में जलाया भी जाता है पेड़ों को, उसके बाद कल्टीवेशन किया जाता है। फिलहाल क्या है, ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो कट रहे हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कट रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है सॉइल इरोजन का कारण बना, ये डिफॉरेस्टेशन, हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन इंक्रीज होता चला गया, CO2 की मात्रा बढ़ती चली गई, O2 जो है वो थोड़ा सा कमता दिख गया। ये सारे कुछ रीजंस हैं। रिफॉरेस्टेशन की बात करें तो ठीक डिफॉरेस्टेशन का जस्ट उल्टा हो जाता है। दैट इज की डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट को दोबारा इस्टेब्लिश करना। रीस्टोरिंग फॉरेस्ट का मतलब है कि प्लांटिंग ट्रीज को लगाना हो गया। क्या ना कर नेचुरली, ये नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है। कैसे हो सकता है
कि अगर हम किसी एक ट्री को अगर हम कट कर रहे हैं तो हम उस कट करते के साथ ही हम नेक्स्ट अगले ही पल हम क्या करेंगे, वहाँ एक नए ट्री को हम लगाएंगे। इससे क्या होगा कि एक बैलेंस बनता हुआ आपको दिखता है। तो दिस इज रिफॉरेस्टेशन। एक हमारे पास पॉइंट है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, दैट इज कि अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ये कहता है कि अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड एक था, ये क्या गया था, ये अमृता देवी इन ऑनर ऑफ अमृता देवी ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी के अमृता देवी को एक ऑनर दिया गया था। शी अलोंग विथ हर 3 डॉटर्स, अपनी 3 बेटियों के साथ, और करीब 100 ऑफ बिश्नोई जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी, किसमें, तो ट्रीज को बचाने के लिए। कहता है कि शी अलोंग विथ हर 3 डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोई लॉस्ट देयर लाइफ सेविंग ट्रीज, पेड़ों को बचाने में उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। तो एक हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि नेचर को बचाना कितना ज़रूरी है, और कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने इतना काम किया है, इतना वर्क किया है। फिर एक चिपको मोमेंट हमारे पास एक एग्जांपल है। आप जानते हैं कि ये गढ़वाल हिमालयाज़ की ये कहानी है। इसमें कुछ ये था कि कुछ वहाँ के जो लोकल विमेंस थे, उन्होंने क्या किया कि ट्री को होल्ड करके, ट्री को ऐसे दोनों हाथों से होल्ड करके उन्होंने क्या किया था, ट्रीज़ को बचाने का काम किया था। हगिंग देम, बाय हगिंग देम क्या होता है, ट्रीज़ को उन्होंने बचाने का काम किया था। तो ये कुछ हमारे पास 2 केसेस हैं कि अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, तो बिश्नोई कम्युनिटी की अमृता देवी जो थी उन्होंने अपनी 2 बेटियों और करीब करीब हज़ार के हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी के अदर लोगों के साथ मिलके ट्रीज़ को बचाने में अपनी जान गंवा दी। चिपको मोमेंट गढ़वाल हिमालयाज़, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, सबको आप नोट करते चलें, फिर स्क्रीनशॉट लेते चलें। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें इस चैप्टर से। एक है हमारे पास दैट इज़ की ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें, JFM, दैट इज़ ए गवर्नमेंट वर्क्स विद लोकल्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो JFM की बात करें तो इसका यही काम है कि जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो इसका होता है। हम इसके बारे में हमने बहुत स्टार्टिंग में ही हमने इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था, लाइक कि जब हम यहाँ पर देख रहे थे दैट इज़ की जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो 1980 में यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो हमने यहाँ से शुरू किया था अपने चैप्टर को, और इस तरीके से हम आ गए अपने लास्ट वाले पार्ट पे, दैट सॉइल इरोजन, रिफॉरेस्टेशन और JFM जो है हमारा। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट विथ लोकल्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, JFM का ये काम है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसी प्रकार से हमने कंप्लीट किया अपने इस छोटे से चैप्टर के माइंड मैप को। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। चिंता की कोई बात नहीं है, हमने अपने सिलेबस के सबसे आखिरी चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज़ अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल ही आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। बात कर लें हम CBSE इंग्लिश मीडियम की, CBSE हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स जैसे कि हो गया यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, या फिर हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक NTSE, ओलंपियाड एंड CUET, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर विजिट आप कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, आपको अपने सब्जेक्ट को चुनना है, अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, चैप्टर पे जाना है, लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस एंजॉय करके एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।